नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों में जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही आप नेगेटिव चीज़ों से बचे रह पाएंगे। डेली आप नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं हम लोगों के साथ जुड़े रहकर, और डे वाइज डे आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये बात आपके टेस्ट के मार्क्स जो आ रहे हैं उससे साबित होती जा रही है। और सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एड्स से रिलेटेड कुछ बातें की थी, खास करके उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है HIV, और इसके बाद में वो कैसे अटैक करता है बॉडी पर, कैसे डिजीज़ के सिम्टम्स को डेवलप करवाता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि डिजीज़ के कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर करते हैं। अब बात आती है डायग्नोसिस की, रोग निर्धारण। कैसे पहचान की जाएगी कि किसी को एड्स का अटैक या किसी को HIV का अटैक हुआ है, ठीक है ना। तो आप सिंपली कहेंगे कि रोग निर्धारण। इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं आज। और इसका तो आप कहेंगे HIV संक्रमण के लिए ये बात की जा रही है। तो रोग निर्धारण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। तो देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे होती है। तो इसका तरीका आप देखिए, कुछ टेस्ट की हेल्प से डायग्नोसिस आप कर सकते हैं। जैसे भाई एलिसा, आप ध्यान दें, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो आप कहेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। इस तरह से। अब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये क्या होता है, इसके लिए आप देखेंगे आपको यहां 2 लाइन लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना होगा, तो आप कहेंगे यह एंटीजन एंटीबॉडी अंतरक्रिया की सिद्धांत पर आधारित, एंटीजन एंटीबॉडी अंतरक्रिया के सिद्धांत पर आधारित परीक्षण है। जिसका धनात्मक परिणाम आने पर, ध्यान दें, अगर ऋणात्मक आ गया तो पता चल जाएगा कि HIV का संक्रमण नहीं है, लेकिन अगर धनात्मक परिणाम आया तो HIV संक्रमण की संभावना बनती है। तो आप कहेंगे जिसका धनात्मक परिणाम आने पर सुनिश्चयकारी परीक्षण के रूप में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। सुनिश्चयकारी परीक्षण के रूप में वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है।
हालांकि ध्यान दें, वेस्टर्न ब्लॉट आप लोगों के बीच में उतना फेमस नहीं है, आप लोगों के बीच में एलिसा फेमस है और यही एग्जाम में भी आ जाता है, बट यहाँ पर हम लोग इसका भी नाम लिख लेंगे। दूसरा जो टेस्ट है ये है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये हो जाएगा। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की बात अगर हम लोग देखें कि क्या है, तो इसके लिए आप कहेंगे HIV संक्रमण के लिए सुनिश्चयकारी परीक्षण। तो ये कहानी हो जाएगी। इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकेंगे, इस तरह से इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे अब इसका उपचार कैसे होगा। तो उपचार के लिए आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ध्यान दें, तो इसमें आप देखेंगे उपचार या थेरेपी। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे HIV के संक्रमण को बहुत ही आरंभिक अवस्था में पहचान लेने के लिए एक और टेस्ट भी करवाया जा सकता है और उसका नाम है PCR। तो आप लिखेंगे यहाँ पर PCR, या इसे कहा जाता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अगर समझना चाहें तो आसानी से आप कह सकते हैं कि HIV संक्रमण का बिल्कुल आरंभिक चरण में पता करने हेतु इसको भी किया जा सकता है। लेकिन मेन आपके लिए आप देखिए एलिसा है, दूसरे नंबर पर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का नाम आपको बोलना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि उपचार या थेरेपी कैसे करेंगे। तो थेरेपी के लिए हम कहेंगे एड्स का उपचार HAART। ध्यान दें, अब ये क्या है भाई, तो इसके लिए आप कहेंगे हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा किया जाता है। ये हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किन औषधियों के द्वारा की जाती है, इसकी बात करें तो आप देखेंगे ध्यान दें, 2 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स। इनमें 2 कैटेगरी की ड्रग्स को यूज करते हैं या 2 कैटेगरी की मेडिसिन को यूज करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी। नंबर 1 यहां पर आप देखेंगे
न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, और दूसरा है आप देखेंगे कैटेगरी, ये है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, अर्थात प्रोटीएज मंदक औषधियां, और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। अब सवाल उठता है कि ये कार्य कैसे करती हैं, तो आप कहेंगे कि यह पोषद कोशिका में वायरस के डीएनए निर्माण को बाधित करती हैं। डीएनए निर्माण को बाधित करती हैं। और ये क्या करती हैं, तो इसके लिए आप सीधा कहेंगे कि ये औषधियां वायरस के कैप्सिड निर्माण के लिए बनने वाली प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करती हैं। तो आप लिखेंगे ये औषधियां वायरस के प्रोटीन निर्माण को बाधित करती हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स, इन दोनों तरह की मेडिसिन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 3-4 नाम यहां लिखने होंगे, वही 2-3 नाम यहां पर भी लिखने होंगे। तो आइए देखते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे हम, इसके लिए ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे, इसके नीचे क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, आइए देखते हैं। तो यहां के लिए हो जाएगा AZT, अर्थात यहां पर हो जाएगा एजाइडोथाइमिडीन, या इसको कहते हैं, देखिए, रेट्रोविर। तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ये HIV के उपचार के या एड्स के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पहली औषधि है और आज भी बहुत प्रभावी है। तो आप लिखेंगे एड्स के उपचार के लिए प्रथम औषधि जो आज भी प्रभावी है या काफी प्रभावी है, ये हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ यहां हम लोग देखें एक और बात कि दूसरा नंबर पर आप देखेंगे DDC या DDI पहले कर लेते हैं, DDI। तो ये क्या है, ये है आप देखिए डाई डिऑक्सी इनोसिन। और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे DDC या डाई डिऑक्सी साइटिडीन। और फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे D4T या इसी को नाम देते हैं स्टेवुडीन। ये कुछ 3-4 ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है एड्स के ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के रूप में। और इनका काम क्या है, इनका काम है कि वायरल RNA से होस्ट सेल में
उसके डीएनए का निर्माण या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, नहीं होने देती। तो एक बात ये हो गई। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे यहाँ इनके लिए, तो इनके लिए 2-3 ही हैं, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए यहीं देख लेते हैं, यहाँ आ जाएंगी इंडिनाविर, सेक्विनाविर एंड रिटोनाविर। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को, और इन तीनों चीज़ों को आप यहाँ पर देख करके कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि एड्स से रिलेटेड जो बातें थी वो। अब इसके बाद में एड्स से रिलेटेड प्रोफाइलैक्सिस को हमें डिस्कस करना होगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि रोकथाम के उपाय की बात कर लेंगे कि कैसे रोका जा सकता है HIV संक्रमण होने से। तो इसके लिए 2-3 बातें हैं जिन पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर करना होगा कि हमारे देश में नाको, ध्यान देंगे NACO, आई थिंक आप जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाता है एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये संगठन हो गया नाको, और दूसरा हो जाएगा NACP। ये क्या है जी? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। वो कई NGO, अब ध्यान दें, अब ये NGOs का मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संगठन। तो यहां पर आप कहेंगे नॉन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा HIV संक्रमण की रोकथाम की दिशा में सराहनीय कार्य किए जाते हैं, या इस दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। क्या कार्य किए जा रहे हैं? जैसे लोगों को जागरूक करना, इसी के साथ साथ आप देखेंगे सुई व सिरिंज की दोबारा प्रयोग को रोका जाना, इसी के साथ साथ आप देखेंगे वेश्यावृत्ति के जो क्षेत्र होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर लोगों की समय समय पर जांच करवाया जाना, या प्रभावित
क्षेत्रों में किस चीज की पहचान किया जाना, तो आप कहेंगे विषयावृत्ति या प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जांच किया जाना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे और कई सारे मेथड्स हैं जिनकी सहायता से इस HIV संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब कुछ और पॉइंट हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट करके हम लोग यहां पर लिखें, तो ध्यान दें, इस रोग की एक खास बात होती है कि यह किसी व्यक्ति को अनजाने में संक्रमित नहीं करता तब तक जब तक कि जो सुरक्षा के लिए उपाय बताए गए हैं उनको इग्नोर न किया जाए, उनकी अवहेलना न की जाए या उनके प्रति लापरवाही न दिखाई जाए। जब जानबूझ करके कोई व्यक्ति जैसे बिना चेक किया गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा ले या जानबूझ करके कोई व्यक्ति किसी गैर व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क या असुरक्षित लैंगिक संपर्क स्थापित करता है, ऐसी जो सुरक्षा मानकों की अवहेलना है, ऐसा किए जाने पर ही इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए इस रोग के विषय में कहा जाता है कि लापरवाही से मत मरो या डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो यहां पर आप देखेंगे इस रोग का संक्रमण, या हम बात करें कि HIV संक्रमण केवल तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता है। तो ये कहानी हो जाती है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी कंडीशन में यहां पर हम लोग देखें और क्या बात हो सकती है, तो दूसरी कहानी यहां पर ये हो सकती है कि एक चीज और आपको देखना होगा इसमें, इसीलिए इस रोग के लिए कहा गया है कि, क्या कहा गया है, लापरवाही से मत मरो। लापरवाही से मत मरो अर्थात डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये बात कही जाती है इसके लिए। और यहां पर एक चीज और देखेंगे, विश्व एड्स दिवस, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको शायद पता भी होगा कि क्या ये है 1 दिसंबर। जी हाँ, 1 दिसंबर को ये दिन कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से आपने एड्स से रिलेटेड विभिन्न चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद आगे नंबर आएगा किसका, नंबर आएगा अगला कैंसर का। ठीक है, तो आइए हम लोग उसकी बात करेंगे अब। ओके, तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैंसर, और कैंसर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि कैंसर या कर्क रोग ये क्या होता है। तो इसके लिए आप कहेंगे कि किसी ऊतक में कोशिका विभाजन के अनियंत्रित रूप से अत्यंत तीव्र हो जाने से यह रोग होता है। कोशिका विभाजन के
अनियंत्रित रूप से अत्यधिक तीव्र हो जाने के कारण यह रोग होता है। ये चीज हम लोगों ने देख लिया, तो ये कहानी हो जाएगी। अब इसमें आप देखेंगे कि इस रोग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग देख लें, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप देखेंगे एक और चीज है कैंसरकारी, या इन्हें कहा जाता है कार्सिनोजेंस। तो इसमें आप देख पाएंगे कि कार्सिनोजेन की बात अगर हम लोग करें तो ये क्या है, तो आप कहेंगे जिन कारकों के कारण कैंसर उत्पन्न होता है उन्हें कैंसरकारी कहते हैं। तो आप लिखेंगे वे कारक जो कोशिका के या कोशिका को प्रभावित करके उसे सामान्य से कैंसर कोशिका में रूपांतरित करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो सामान्य कोशिका को कैंसर सेल या कैंसर कोशिका में रूपांतरित करवा सकते हैं। ये कहानी हो जाएगी। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखिए कि ये जो कार्सिनोजेंस हैं इनके अध्ययन को कार्सिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तथा इनके अध्ययन को कार्सिनोलॉजी कहते हैं। एक चीज और है, एक रिलेटेड टर्म और है ऑन्कोलॉजी। तो आप कहेंगे जबकि कैंसर से संबंधित अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्लियर। फिर यहां पर हम लोग एक चीज देखें, एक चीज को समझें। क्या, आइए उसको देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेंस, महत्वपूर्ण कैंसरकारी। तो आप देखेंगे यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेंस, या थोड़ा इस तरह से हम लोग लिखें यहां पर जो महत्वपूर्ण कैंसरकारी हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देखिए कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। इन्हें कह सकते हैं हम लोग भौतिक कैंसरकारी, रासायनिक कैंसरकारी एवं जैविक कैंसरकारी। तो आप देखेंगे कि भौतिक कैंसरकारी जैसे
ध्यान दें, आयनीकृत विकिरण, अर्थात आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब एग्जाम्पल इसमें देखेंगे हम लोग, दो चीजें हो जाएंगी, एक तो हो जाएंगी एक्स रेज और दूसरा हो जाएंगी आप देखिए गामा रेज, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। और एक और अनायनकारी विकिरण, इसकी बात हम लोग करें तो इसमें हो जाएंगी कौन, इसके लिए आप कहेंगे यूवी रेज, अर्थात पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। अब सवाल उठता है कि ये जो रेडिएशन है, ये डिफरेंट रेडिएशन कौन सा कैंसर कॉज करते हैं, तो आप कहेंगे त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार। एक तो ये कहानी हो गई, तो ये फिजिकल कार्सिनोजेन हो गए। अब दूसरा आप देखेंगे, यहां पर हम बात करेंगे केमिकल कार्सिनोजेंस। या हम कहें हिंदी में ही कर लें, रासायनिक कैंसरकारी। अब रासायनिक कैंसरकारी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर आप देखें, क्या क्या आ सकता है यहां पर आ सकता है, देखिए शूट, आप कहेंगे शूट क्या होता है, धुएं में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कार्बन के कण होते हैं जिन्हें शूट कहा जाता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कोल तार, जिसे कहते हैं बेंजोपायरीन। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे और भी, यहां पर आप देख सकते हैं कैडमियम ऑक्साइड। अब कैडमियम ऑक्साइड हो गया, और इसी के साथ साथ अब देखेंगे कि क्रोमियम एंड निकेल कंपाउंड्स। आगे मस्टर्ड गैस भी हो सकता है, देन एस्बेस्टस भी हो सकता है। और यहां पर आप देखेंगे कि किसमें कैंसर कॉज करेंगे, तो यहां पर आप कह सकते हैं ये दोनों त्वचा व फेफड़े में, ये हो जाएगा। कैडमियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रोस्टेट में, और इन कंपाउंड्स की, इन केमिकल्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे लंग्स में। इस तरह से आपने इन कार्सिनोजेन को समझना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो पर ध्यान दीजिएगा, शूट और कोल तार पर। क्यों? क्योंकि इनका इशारा किया गया है एनसीईआरटी में, कहा गया है ना कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित रासायनिक पदार्थ लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वो एक्चुअली इन्हीं के लिए इशारा किया गया है, ठीक है ना, इनके लिए। फिर यहां पर आप देखेंगे, और इसकी बात करिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसको भी आप देखेंगे। और इसी के साथ साथ देखेंगे आगे जैविक कैंसरकारी,
अब जैविक कैंसरकारी में आप देखेंगे इसमें कौन आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएंगे कुछ वायरस, आप देखेंगे कुछ विषाणु, जिनके डीएनए में वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। आप कहेंगे कि सर वायरल ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स असल में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जब इनका डीएनए जाता है होस्ट सेल से जुड़ता है तो होस्ट सेल को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? कैंसर सेल में। तो इस तरह से अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप देखिए HSV-2 जिसको कहते हैं, ध्यान दें, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस 2। इसी के साथ साथ देखेंगे HPV अर्थात ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, और इसी के साथ साथ देखेंगे एप्स्टीन बार वायरस HBV। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इनको। आप कहेंगे सर ये नाम तो नहीं याद होगा। ध्यान दें कि जरूरी नहीं कि आपको नाम याद हो, आपको जो लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है कि जिनमें वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं वो लाइन आपको याद होना चाहिए, वो अधिक आवश्यक है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इस चीज़ को आप देखेंगे। कुछ बैक्टीरिया भी जैसे हेलिकोबैक्टर, तो आप देखेंगे कुछ जीवाणु, एग्जाम्पल हेलिकोबैक्टर। इस तरह से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये सारी बातें आपके मॉड्यूल में दी गई हैं, जो अपलोड की गई है फाइल, PDF फाइल आपके डाउनलोड करने के लिए। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे एक कोशिका परिवर्तित हो जाती है सामान्य से कैंसर कोशिका में, उसकी बात करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे, हम बात करेंगे उन कोशिकीय कारकों के लिए जो कोशिकीय कारक जिम्मेदार होते हैं एक सामान्य सेल को कैंसर सेल में बदलने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि कोशिका में वो कौन से कारक हैं जो कि कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित रखते हैं, कंट्रोल्ड रखते हैं, उसे अनियंत्रित होने से रोकते हैं। तो दो कॉलम हमने ले लिया है, पहला इसमें और दूसरी बात हम करेंगे वहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोशिका में बच्चों एक होती है, यहाँ पर देखेंगे पहला संपर्क संदमन की क्षमता। जी हाँ, एक तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके लिए आप जानिए कि जब मान लीजिए कोई एक सेल है और इसके आसपास भी कई सेल होती हैं इस तरह से, तो आपको ये पता होगा कि जब कोई सेल ज़रूरत से अधिक बढ़ जाती है तो आकार में वृद्धि हो जाने के पश्चात वह अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए उसे विभाजित होना पड़ता है। ये चीज़ आपने 11th बायोलॉजी की बॉटनी की क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, कि जब कोई सेल ज़रूरत से अधिक ग्रो कर जाती है तो उसे विभाजित करना पड़ता है या विभाजित होना पड़ता है। और क्यों विभाजित होना पड़ता है? क्योंकि उसको अपना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है, अर्थात साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए कि सामान्य कोशिकाओं में यह गुण होता है कि जब कोई कोशिका वृद्धि करते हुए
आवश्यकता से अधिक वृद्धि करेगी तो ये क्या करेगी कि किसी आसपास के सेल को कांटेक्ट कर लेगी, संपर्क हो जाएगा इसका किसी सेल से। और जैसे ही एक नॉर्मल सेल का संपर्क आसपास के अपने किसी सेल से हो जाता है, अर्थात सेल को टच कर लेती है, तो इसकी वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। इस गुण को कहा जाता है संपर्क संदमन की क्षमता। तो जब सेल में संपर्क संदमन की क्षमता होगी तो उसका वृद्धि आवश्यकता से अधिक नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे ही आसपास के सेल को टच करेगी तो उसकी वृद्धि करने की क्षमता, तुरंत वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाएगी। और ये प्रक्रिया रुक गई तो इसका जो विभाजन होगा कभी अनियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे किसी सामान्य कोशिका का वृद्धि करके आसपास की कोशिका को छूने पर इसकी वृद्धि का रुक जाना, संपर्क संदमन कहलाता है। संपर्क संदमन कहलाता है। ये हो गया, समझ रहे हैं ना। और ये एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलने से रोकता है। देखिए लिखा हुआ है सामान्य कोशिका के नियंत्रित कोशिका विभाजन के लिए कारक। यह भी सामान्य कोशिका के नियंत्रित सेल डिवीजन के लिए एक फैक्टर है, ठीक है ना। अगर किसी सेल में संपर्क संदमन की क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा, तो वो बढ़ेगी, विभाजित होगी, फिर बढ़ेगी, फिर विभाजित होगी। उसे आसपास की कोशिकाओं के टच करने पर भी उसका वृद्धि रुकेगी नहीं और विभाजन भी उसका होता रहेगा। तो आप लिखेंगे, ध्यान दें, संपर्क संदमन की क्षमता का समाप्त हो जाना। बोलिए क्या करेगा, एक सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहां पर आप देखेंगे सेकंड, प्रोटोऑन्कोजीन्स या सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्क, इस तरह से ये तीनों एक ही तीनों उन्हीं जीन के नाम हैं। तो आप कहेंगे कि यह कोशिकाओं में स्थित वे जीन्स हैं जो अत्यधिक नियंत्रित होते हैं या जिनकी सक्रियता नियंत्रित रहती है तथा यह सामान्य कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सामान्य कोशिका विभाजन
के लिए जिम्मेदार हैं। ये हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों कि आगे की कहानी क्या होगी कि अगर इनका अधिक सक्रियण हो जाए तो आप देखेंगे प्रोटोऑन्कोजीन्स का अधिक सक्रिय ऑन्कोजीन में बदल जाना। जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तब भी एक सामान्य कोशिका कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में एक और चीज देखिए यहां पर, तीसरी कंडीशन की बात करें तो ट्यूमर सप्रेसर जीन या अर्बुद मंदक जीन्स। ध्यान दें, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो क्या करेगा, तो आप नाम से ही देख सकते हैं, इसका मतलब है ये ट्यूमर निर्माण की प्रक्रिया को मंदित करेगा। तो आप कहेंगे यह सक्रिय रहकर, बोलिए क्या करेगा, ट्यूमर निर्माण या ट्यूमर निर्माण को रोकता है, अर्थात कोशिकाओं के विभाजन की दर को सीमित रखने में सहायक होता है। लेकिन आप ध्यान दें, ट्यूमर सप्रेसर जीन का निष्क्रियण, अगर ये निष्क्रिय हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। और एक लास्ट पॉइंट यहां पर हम लोग और डिस्कस करेंगे, यहां पर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक एंजाइम होता है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता, जी हाँ, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहां पर टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता। तो टीलोमेरेज एंजाइम जो होता है उसको मैं आपको बता दूं कि यह कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के टीलोमेयर पर उपस्थित डीएनए खंडों को टूटने से बचाता है या उनकी मरम्मत करता है, जिससे कोशिका विभाजन के बाद भी कोशिकाओं की विभाजित होने की क्षमता बनी रहती है। समझ रहे हैं ना। यह क्षमता सामान्य कोशिकाओं में बहुत सीमित रहती है, अर्थात जब तक टीलोमेरेज एंजाइम सक्रिय रहेगा किसी सेल में तब तक उसका विभाजन होता रहेगा, और टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता मंदित हो जाना यह सामान्य कोशिका का लक्षण होता है। तो आप हम यहां पर कहेंगे टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता का सीमित रहना,
जी हाँ, जब तक ये सक्रियता सीमित रहेगी तब तक वो नॉर्मल सेल में बनी रहेगी, नॉर्मल सेल के रूप में बनी रहेगी। तो आप कहेंगे, और ध्यान दें, इस अगर सक्रियता ये सीमित रहेगी तो वो नॉर्मल सेल में रहेगी, लेकिन अगर ये सक्रियता बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे, टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता का बढ़ जाना। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे टीलोमेरेज एंजाइम की सक्रियता का बढ़ जाना, ठीक है ना। तो ये कहानी यहाँ पर हो जाएगी, ये कहानी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आप कहेंगे यह एंजाइम गुणसूत्रों के टीलोमेयर पर स्थित डीएनए खंडों को कोशिका विभाजन के समय सुरक्षित रखकर बताइए क्या कर देगा, क्या होगा, इससे होकर रखकर कोशिकाओं की विभाजन क्षमता को बनाए रखता है। बनाए रखता है, अतः किसी कोशिका में इसकी सक्रियता बढ़ने पर वह कैंसर सेल में परिवर्तित हो सकती है। बदल सकती है। ये कहानी होगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये चीज़ें तो आप देख ही सकते हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये कुछ कोशिकीय कारक हैं जो अगर इस तरफ के फैक्टर रहेंगे सेल में तो वह नॉर्मल सेल में बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी नॉर्मल सेल के फॉर्म में, और अगर ये फैक्टर आ जाते हैं सेल में तो निश्चित रूप से वह कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर। तो अब इसके बाद आगे की चीज़ों को देखते हैं। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं। तो पहली बात तो हम लोग देख लें कि ट्यूमर क्या होता है या अर्बुद क्या होता है, उसको आप देखेंगे। तो कैंसर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर एक समूह बना लेती हैं, कोशिकाओं का एक समूह बना लेती हैं, जिसे कहते हैं अर्बुद या ट्यूमर या नियोप्लाज्म। समझ रहे हैं ना, नियोप्लाज्म मीन्स होता है नया बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कैंसर कोशिकाएं तेजी से
विभाजित होकर देखिए क्या बना लेती हैं, तो आप कहेंगे एक समूह बना लेती हैं जिसे अर्बुद, अर्थात ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होगा, दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक या सौम्य या गैर घातक अर्बुद। अब सवाल उठता है कि प्राथमिक को क्या कहेंगे जी? तो अगर हम बात करें कि प्राथमिक को क्या कहेंगे, तो इसे आप कह सकते हैं कि प्राइमरी। सौम्य को आप कहते हैं बेनाइन, और गैर घातक को आप कहते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये कहानी हो जाएगी इसके लिए। अब दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप कहेंगे सेकेंडरी या मैलिग्नेंट या इसी को एक और नाम देते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर। मेटास्टैटिक ट्यूमर। अब मेटास्टैटिक ट्यूमर क्यों कहते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो यहां पर आप देखेंगे इन दोनों ट्यूमर की कहानी क्या है, दोनों ट्यूमर में विशेष बातें क्या होती हैं। तो आपको यहां पर देखना होगा कि इस ट्यूमर में वृद्धि दर सीमित होती है, धीमी वृद्धि दर होती है। दूसरा, यह संयोजी ऊतक के आवरण द्वारा घिरा रहता है। तीसरा, इस ऊतक की कोशिकाएं अपने वास्तविक स्थान तक ही सीमित रहती हैं तथा शरीर के अन्य भागों में नहीं जाती, और इस ऊतक की कोशिकाएं आसपास के सामान्य कोशिकाओं को कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाती हैं। ये इसके लक्षण हैं। और यहां पर आप देखेंगे इसका विपरीत होता है यहां पर। तो आप देखेंगे कि इसकी वृद्धि दर कैसी होती है, तो आप कहेंगे सीमित होती है। दूसरा पॉइंट ध्यान दें, कम घातक। तीसरा पॉइंट, आसपास के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और क्या, और ध्यान दें, यह प्रायः संयोजी ऊतक आवरण से घिरा होता है और ध्यान दें इसकी कोशिकाएं मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करती।
प्रदर्शित नहीं करती। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इससे रिलेटेड, समझ रहे हैं ना। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे अब यहां पर, तो आप कहेंगे तेजी से वृद्धि करता है, कम घातक नहीं बल्कि अधिक घातक, अधिक घातक होता है। आसपास के उसको ऊतकों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। तो आप कहेंगे क्योंकि आसपास की ऊतक कोशिकाओं से पोषकों एवं O2 के लिए व O2 के लिए प्रतिस्पर्धा करके उन्हें उनकी मृत्यु का कारण बनता है। उन्हें मार देता है। ये कहानी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे यह संयोजी ऊतक आवरण द्वारा आवरित नहीं होता, तो आप लिखेंगे यह नॉन कैप्सूलेटेड अर्थात आवरण रहित होता है। अब यहां पर आप देख पाएंगे एक चीज और, आवरण रहित होता है, साथ में यहां पर मेटास्टेसिस की बात कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि इसकी कोशिकाएं अर्बुद से अलग होकर अन्य भागों तक पहुंचती हैं तथा वहां नए अर्बुद बनाती हैं। कोशिकाओं के इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी सेल्स अर्बुद या ट्यूमर से अलग होकर शरीर के अन्य भागों तक जाते हैं। अन्य भागों तक जाती हैं जहां नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं या तथा नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। ये तो कोशिकाओं के इस गुण को, सर एक से दूसरी जगह जाने वाले गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। तो आप कहेंगे कोशिकाओं के इस गुण को क्या कहते हैं जी? मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटा मीन्स होता है आफ्टर और स्टेसिस मीन्स होता है स्टैंडिंग कंडीशन, रुका हुआ होना, स्थिरता। अर्थात यहां पर तो सेल्स स्थिर अवस्था में है और वहां पर स्थिर अवस्था के बाद गतिशील अवस्था, तो उस गतिशीलता को मेटास्टेसिस कहते हैं या स्थिर अवस्था के बाद की प्रावस्था कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कहते हैं ना कि बायोलॉजी में बच्चों शब्दों का अर्थ शब्दों में ही छुपा होता है, बस उसे डिकोड करने की कला आपको आनी चाहिए। अगर आप उसे डिकोड करना जानते हैं तो आसानी से आपको याद रखने में बहुत ही हेल्प करती है ये बात। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया। और ध्यान दें
एक और बात मैं आपको बताऊंगा इस ट्यूमर से रिलेटेड, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ और हो जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं कुछ और बातें हम लोग देखें। TAFS, अब ये क्या होता है? ये भी कैंसर से रिलेटेड एक सब्सटेंस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हम चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं इस तरह से। इसे कहते हैं ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे एंजियोजेनेसिस का मीनिंग आपको समझना होगा। ट्यूमर मीन्स तो आप जानते हैं अर्बुद होता है, तो एंजियोजेनेसिस का एंजियोस मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, और एंजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और यहाँ पर ध्यान दें, एंजियोजेनेसिस मीन्स होता है ब्लड वेसल का फॉर्मेशन, और फैक्टर मीन्स होता है कारक, अर्थात ट्यूमर सेल से रिलीज होने वाले ऐसे कारक जो ब्लड वेसल के निर्माण को प्रेरित करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसी चीज को यहां पर आपको लिखना होगा कि मेटास्टेसिस के बाद, मेटास्टेसिस के बाद अर्बुद कोशिकाएं ध्यान दें नए स्थानों पर पहुंचकर इन कारकों को अर्थात ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स को स्रावित करती हैं, जो क्या करता है? तो आप कहेंगे जो आसपास नई रुधिर केशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, केशिकाओं अर्थात सेल्स मत समझिएगा, केशिकाओं का अर्थ है यहां पर कैपिलरीज का निर्माण करवाकर नए अर्बुद के निर्माण में सहायक होता है। समझ रहे हैं ना? तो यहां तक की बात हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे बच्चों। हालांकि कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें अभी इनकम्प्लीट रह जा रही हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे कैंसर की डायग्नोसिस, जैसे कैंसर की थेरेपी या चिकित्सा, ये चीज़ें बच रही हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं आएंगे, और अगले क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो 99% सिलेबस हम लोग इस माइनर का भी कवर कर चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो बच रहा है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, आप परेशान ना होइएगा। आज के लेक्चर को यहाँ पर बाइंड अप करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आने वाले इस माइनर के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दूंगा कि आप लोगों के मार्क्स पिछले माइनर के रिस्पेक्ट में अच्छे आएँ, बढ़िया हों, और आप लोग अच्छा करें। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय CLC।